Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new philosophy, that is वैशेषिक philosophy or वैशेषिक दर्शन. तो शुरू करते हैं. शुरू करने से पहले देखिए, आपसे फिलोसफी पर भी बहुत बात हो गई है. हम लोगों को पता है, हमने पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम. तो उसमें हम जानते हैं कि मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है भारतीय दर्शन को, ऑर्थोडॉक्स एंड हेटेरोडॉक्स. ऑर्थोडॉक्स वो हैं जिनको आप आस्तिक कहते हैं, जो ईश्वर में जिनका विश्वास है. न्याय, सांख्य, योग, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा. और हेटेरोडॉक्स जिनका कि ईश्वर में विश्वास नहीं है, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड चारवाक दर्शन. तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाक तीनों में आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ. इधर आपसे न्याय, योग, सांख्य हो गया है. बचा क्या? वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा. और आपको ये जानकर मतलब पता होगा, बहुत लोग जानते होंगे कि उत्तर मीमांसा को ही वेदांत कहते हैं. तो बचा क्या? वैशेषिक और मीमांसा. वैशेषिक और मीमांसा दर्शन आपसे डिस्कस हो जाए तो भारतीय फिलोसफी में जितना भी है सब कवर हो जाएगा. ठीक है, तो आज टर्न है वैशेषिक दर्शन का. तो दी वैशेषिक स्कूल इज यंगर टू सांख्य एंड, देखिए ये सब सांख्य लिखा रहता है पर आप सांख्य बोलते हैं. उसी तरह से इंग्लिश में लिखा जाएगा तो मीमांसा लिखा जाता है लेकिन मीमांसा बोलते हैं, तो उस पर आप मत जाइए, कोई भी स्पेलिंग चल जाएगी. तो दी वैशेषिक स्कूल इज यंगर टू सांख्य एंड कंटेम्पररी विद जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. देखिए थोड़ा सा वो है, इसके समय काल को लेकर भ्रम है, पूरी तरीके से सुनिश्चित नहीं है, लेकिन ये माना जाता है बहुत पुराना दर्शन है ना. जैन और बुद्ध दर्शन के समकालीन है, ऐसा माना जाता है. सेज नेम्ड कणाद इज द फाउंडर ऑफ दिस स्कूल. एक ऋषि, कणाद ऋषि हुए, वो इस दर्शन के जनक माने जाते हैं. स्कूल का मतलब विचारधारा से है. But according to some, its founder is Uluk. Therefore, it is also called as the Aulukya philosophy. पर कुछ लोग मानते हैं कि उलूक इसके फाउंडर थे, इसलिए इसको औलूक्य या उलूक दर्शन भी कहते हैं. वैसे वैशेषिक दर्शन के नाम से जाना जाता है. The school derives its name from विशेष. देखिए वैशेषिक ये विशेष से निकल कर आया है, मतलब जो पर्टिकुलर होता है, किसी चीज की जो पर्टिकुलैरिटी होती है, वहां से ये नाम निकल के आया है. विच मीन्स पर्टिकुलैरिटी ऑफ इटर्नल सब्सटेंसेस. और पूरा का पूरा दर्शन ये सब्सटेंस पर निर्भर है, पदार्थ पर. आप इसे पाएंगे, अभी आगे जानेंगे. ये कह रहे हैं कि देयर आर 5 इटर्नल सब्सटेंसेस. वो कह रहे हैं 5 शाश्वत पदार्थ होते हैं. कौन कौन से? इन्होंने इसको नाम दिया ईथर, स्पेस, टाइम, सोल एंड माइंड, मनस. एज न्याय फिलोसफी इज डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ क्राइटेरिया ऑफ वैलिड नॉलेज. हम लोग ने न्याय फिलोसफी, न्याय दर्शन के बारे में पढ़ा है, और हम ये जानते हैं कि वो प्रमाण पे बात करता है कि वो कौन से तरीके हैं जिनसे आप वैलिड नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं. इसीलिए न्याय फिलोसफी बहुत लॉजिकल है, इसमें एपिस्टेमोलॉजी पे बहुत बल है. उसी तरह से वैशेषिक दर्शन किस पर निर्भर है? टू द स्टडी ऑफ मेटाफिजिकल रिफ्लेक्शंस. ये मेटाफिजिकल रिफ्लेक्शंस पर ज्यादा बल देती है. कौन? वैशेषिक दर्शन या वैशेषिक फिलोसफी. ये मेटाफिजिक्स में क्या कह रहे हैं? ये कह रहा है कि वैशेषिक मेटाफिजिक्स, देखिए मेटाफिजिक्स एपिस्टेमोलॉजी पे बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि बहुत बार बात कर चुके हैं. तो आपको पता है कि मेटाफिजिक्स का मतलब तत्व मीमांसा है. तो ये कह रहे हैं कि वैशेषिक मेटाफिजिक्स इज प्लूरलिस्टिक, बहुवादी है. कैसे बहुवादी है? बिकॉज इट क्लेम्स दैट वैरायटी, डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिटी आर द एसेंस ऑफ रियलिटी. क्योंकि ये मानते हैं कि ये जो यथार्थ है उसका सार किस में है? विभिन्नता में, विविधता में और बहुवाद में है. इसलिए इनकी जो मेटाफिजिक्स है उसको प्लूरलिस्टिक नाम दिया गया है. It is also claimed as real for the reason that particulars exist independently of our perceptions. ये कह रहे हैं कि ये रियल भी है, रियलिस्टिक टच भी है इनका मेटाफिजिक्स में. क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी पर्टिकुलर्स या विशेष की ये बात कर रहे हैं, वो हमारे परसेप्शंस के मतलब हमारे परसेप्शंस के परे एग्जिस्टेंस है. मतलब हमारे से इंडिपेंडेंट है, हमसे उनका कोई लेना देना नहीं है. हम उनको जाने, देखें ना देखें, वो हैं तो हैं. एग्जिस्टेंस उनका हमारे पे डिपेंडेंट नहीं है, ऐसे समझिए. दस वैशेषिक मेटाफिजिक्स इज प्लूरलिस्टिक रियलिज्म. तो वैशेषिक अधिभौतिकी क्या हो जाएगी? प्लूरलिस्टिक रियलिज्म. देखिए इस तरीके के सवाल पूछे जाएं हमसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, तो हमको कितना क्लियर होना चाहिए. हमको वैशेषिक दर्शन तो पता है, पर हम नहीं जानते इस बारे में, तो हमको समझ में नहीं आएगा प्लूरलिस्टिक है कि मोनिस्टिक है कि डुअलिस्टिक है कि रियलिस्टिक है, क्या है. तो प्लूरलिस्टिक है. क्यों? क्योंकि वैरायटी, डाइवर्सिटी और प्लूरलिटी की बात कर रहा है. रियलिज्म है. क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि हमारे से इसका जो एग्जिस्टेंस है वो इंडिपेंडेंट है.
बट इट इज नॉट मेटीरियलिस्टिक प्लूरलिज्म। ये कह रहे हैं कि प्लूरलिस्टिक रियलिज्म तो है, मेटीरियलिस्टिक प्लूरलिज्म नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका जो प्लूरलिज्म है इंक्लूड्स नॉट ओनली मटेरियल बट आल्सो नॉन मटेरियल एंटिटीज। क्यों ये मटेरियलिस्टिक प्लूरलिज्म नहीं है? क्योंकि मतलब अभौतिक पदार्थों को भी उन्होंने इसमें इंक्लूड किया है। फॉर एग्जाम्पल टाइम, सोल, ये सब अभौतिक है, इनको भी इंक्लूड किया, इसलिए इसको भौतिक प्लूरलिज्म नहीं कहा जा रहा। ये सब टिपिकल है, आपको बार बार पढ़ेंगे तभी याद होगा, समझ में आएगा। द वैशेषिक यूज द टर्म पदार्थ फॉर कैटेगरीज, और वैशेषिक दर्शन मानने वालों ने कैटेगरीज के लिए पदार्थ शब्द का इस्तेमाल किया। Padarth literally means the meaning of a word or the thing or object referred to or signified by a word. इनका मतलब पदार्थ से ये है। It is an object of knowledge. ये ज्ञान की वस्तु हो सकता है, and capable of being named. और इनके हिसाब से पदार्थ वो है जिसका कि आप नाम रख सके। Thus it is knowable. तो पदार्थ क्या है? वो जो जाना जा सके, जाना जाने योग्य, ज्ञानीय, एंड नेमिएबल, और वो जिसका कि नाम भी रखा जा सके। तो अकॉर्डिंग टू द वैशेषिक सिस्टम ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ वैलिड नॉलेज कम अंडर 7 कैटेगरीज। ये कह रहे हैं कि ऑल ऑब्जेक्ट्स मतलब वैलिड नॉलेज जो है, जो वैध ज्ञान है, उसके जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, वो 7 कैटेगरीज के अंतर्गत आती हैं। क्यों? क्योंकि इनका पूरा एम्फेसिस इस दर्शन का मेटाफिजिक्स और उसकी कैटेगरीज पे है, तो इसी कैटेगरीज को आपको पढ़ना है। कौन सी वो 7 कैटेगरीज हैं? यही है, सब्सटेंस या द्रव्य, क्वालिटी या गुण, एक्शन या कर्म, जनरलिटी या सामान्य। देखिए, क्या जनरल है वो सामान्य, क्या पर्टिकुलर है वो विशेष, इनहेरेंस समावय, और नॉन एग्जिस्टेंस अभाव। ये आपको याद करना पड़ेगा कि इन्हीं 7 कैटेगरीज की बात वैशेषिक दर्शन कर रहा है। सब्सटेंस, क्वालिटी, एक्शन, जनरलिटी, पर्टिकुलरिटी, इनहेरेंस और नॉन एग्जिस्टेंस। जिसमें कि पहली 6 कैटेगरीज जो है वो कणाद ने उनका नाम दिया, उनके बारे में बताया। जो लास्ट कैटेगरी नॉन एग्जिस्टेंस है इज एडेड लेटर बाय हिज कमेंटेटर्स, मतलब उनके मानने वालों ने, उनके शिष्यों ने लास्ट में ये 7वां कैटेगरी जोड़ी है नॉन एग्जिस्टेंस की। बाकी 6 की बात कणाद ने की थी। ठीक है, अब शुरू करते हैं सब्सटेंस या द्रव्य से। तो अकॉर्डिंग टू द वैशेषिक, सब्सटेंस एज एन एंटिटी possesses qualities and action। वो कह रहे हैं सब्सटेंस ऐसी एंटिटी है जिसके पास गुण भी है और एक्शन भी है। इट इज द इनहेरेंट और मटेरियल कॉज ऑफ एन इफेक्ट। ये किसी प्रभाव का कारण है। The genus of substance inheres in it, मतलब द्रव्य का मतलब ये कह रहे हैं कि ये अपने अंदर सब्सटेंस रखता है। It is not mere conglomeration of qualities and actions, मतलब ये सिर्फ कई सारी क्वालिटीज और एक्शंस को जोड़ के नहीं रख दिया गया है। It has a real and objective existence, इसका अपना एक वास्तविक और वस्तुनिष्ठ अस्तित्व है। तो सब्सटेंस इन्होंने कहा कि 2 तरीके के होते हैं, इटर्नल और नॉन इटर्नल, मतलब एक जो शाश्वत है और एक जो शाश्वत नहीं है। तो जो नॉन इटर्नल सब्सटेंस है वो क्या है? अर्थ या पृथ्वी, वाटर या जल, फायर या तेज, एयर या वायु। ये सब आपको याद करना पड़ेगा। और जो इटर्नल सब्सटेंस है वो कौन से? टाइम या काल, स्पेस या दिक, सेल्फ या आत्म, और माइंड या मन। तो इतने शाश्वत और अशाश्वत पदार्थों या द्रव्य की बात वैशेषिक दर्शन करता है। इन एडिशन टू ऑल दीज सब्सटेंसेस, मतलब 4 3 7, हाँ 1 मिनट, 4 4 8, सॉरी 4 3 7 नहीं, 4 इटर्नल, 4 नॉन इटर्नल, 8 के अलावा एक नवा और जोड़ा वैशेषिकों ने, उन्होंने उसको ईथर या आकाश का नाम दिया। देयरफॉर वैशेषिक रिकॉग्नाइजेस 9 सब्सटेंसेस। तो वैशेषिक कैटेगरीज कितनी मानता है? 7। उसमें सबसे पहली कैटेगरी कौन सी है? सब्सटेंस या द्रव्य। द्रव्य कितने मानता है? 2 तरीके के, या तो इटर्नल या नॉन इटर्नल। इटर्नल भी 4, नॉन इटर्नल भी 4, बाद में एक और जोड़ा गया, तो 4 + 4 + 1 = 9। तो इन्होंने कहा 9 पदार्थों की बात या सब्सटेंस की बात वैशेषिक दर्शन करता है। ये कह रहे हैं दी 4 नॉन इटर्नल सब्सटेंसेस विद ईथर और आकाश आर कॉल्ड पंचभूत। जिसको पंचभूत तत्व कहे जाते हैं वो नॉन इटर्नल सब्सटेंस वही है जो इन्होंने 4 पहले कहे, और उसमें एक ईथर और जोड़ दीजिए। इन ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस देयर इज वन सच स्पेसिफिक क्वालिटी दैट मे बी परसीव्ड, मतलब वो कह रहे हैं कि इन सभी जो आपके सब्सटेंसेस उसमें ऐसा कोई गुण है जिसको आप अपने इंद्रियों से मतलब महसूस कर सकते हैं। जैसे अर्थ के पास स्मेल, अर्थ को कैसे आप महसूस करेंगे? अर्थ हैज द क्वालिटी ऑफ स्मेल, वाटर दैट ऑफ टेस्ट, फायर ऑफ कलर, एयर ऑफ टच एंड ईथर दैट ऑफ साउंड। इस तरह से दीज क्वालिटीज आर परसीव्ड बाय द नोज, टंग, आईज, स्किन एंड ईयर्स रेस्पेक्टिवली। तो ये सारी बातें वैशेषिक दर्शन कर रहा है। तो याद करना, याद रखना,
कौन सी फिलोसफी किस पर एम्फेसिस करती है, इन दो फिलोसफीज में क्या अंतर है, क्या सिमिलैरिटी है, ऐसे जब तक आप दर्शन नहीं पढ़ेंगे आपको नहीं समझ में आएगा, बिकॉज कि आप मूलतः दर्शन के विद्यार्थी नहीं है, आप तो एजुकेशन से पढ़ा रहे हैं। तो फिलोसफी तो हमने फिलोसफिकल इनपुट के लिए पढ़ा है, तो फिर भी आपको उतना पता होना चाहिए। फिर क्वालिटी या गुण क्या है? अकॉर्डिंग टू द वैशेषिक फिलोसफी, क्वालिटी इज दैट कैटेगरी विच सबसिस्ट्स इन सब्सटेंस। मतलब क्वालिटी क्या है, गुण क्या है, किस में रहेगा? पदार्थ में रहेगा ना, पदार्थ का ही तो कोई गुण होगा। इन विच नो अदर क्वालिटी और एक्शन कैन है। क्वालिटीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट सब्सटेंस। क्वालिटीज बिना सब्सटेंस के नहीं होगी, कोई सब्सटेंस होगा उसी की क्वालिटी होगी। A quality cannot belong to another quality or affection but only to a substance. Qualities are completely passive and don't produce any objects. Quality कोई object produce नहीं कर सकती, कोई object होगा उसकी quality होगी। फिर एक्शन या कर्म, एक्शन इज फिजिकल मोशन, इट रिसाइड्स इन ए सब्सटेंस लाइक क्वालिटी, ये भी क्वालिटी की तरह सब्सटेंस में रहता है। इट इज डायनेमिक एंड ट्रांजिएंट एंड नॉट लाइक क्वालिटी विच इज स्टैटिक एंड पैसिव। ये कह रहे हैं क्वालिटी तो स्टैटिक थी, पैसिव थी, चुपचाप है, उसमें है, रुकी हुई है, लेकिन एक्शन या कर्म क्या है? डायनेमिक है, गतिशील है। एन एक्शन कैन नॉट पजेस अनदर एक्शन और क्वालिटी, सब्सटेंसेज आर कंजॉइंड एंड सेपरेटेड बिकॉज ऑफ एक्शन। तो ये तीन हम लोगों ने पढ़ लिए। हमने पढ़ा सब्सटेंस या द्रव्य, हमने पढ़ा क्वालिटी या गुण, फिर हमने पढ़ा एक्शन या कर्म। अब किसकी बात आएगी? जनरलिटी। क्या सामान्य है वो जनरलिटी, क्या विशेष है वही पर्टिकुलरिटी। तो जनरलिटी क्या है? अकॉर्डिंग टू द वैशेषिक, जनरलिटी इज दैट कैटेगरी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच डिफरेंट इंडिविजुअल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर एंड कॉल्ड बाय ए कॉमन नेम। देखिए हमने कहा वो सभी जिनके चार पैर हैं वो चौपाए हो गए, तो सब सामान्य क्या था? चार पैर, तो हमने उनको एक क्लास में कर दिया कि ये चौपाया है। उसी तरह से वो सब जो उड़ सकते हैं वो पक्षी हो गए, तो वो बर्ड, टेबल, फ्रूट, इस तरह से जिसमें जो जनरल है उसके हिसाब से जनरलिटी। उसी अब पर्टिकुलरिटीज रिफर टू इंडिविजुअलिटी, जिसमें जो विशिष्ट है वो पर्टिकुलर है एंड अंडरस्टूड एज द ऑपोजिट ऑफ जनरलिटी। तो इसलिए ये जनरलिटी का ऑपोजिट हो गया। इट इंडिकेट्स टू द यूनिक एंड स्पेसिफिक इंडिविजुअलिटी ऑफ इटर्नल सब्सटेंसेस, है ना, ये एकदम विशिष्ट है, इससे आप अलग कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं। तो जनरलिटी हो गया, पर्टिकुलरिटी हो गया। अब इनहेरेंस या समवाय, ये क्या है? इनहेरेंस इज एन इनसेपरेबल एंड इंटीमेट रिलेशन बिटवीन टू एंटिटीज, वन ऑफ विच इज इनकेपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग सेपरेटली और इंडिपेंडेंटली अपार्ट फ्रॉम द अदर। इनहेरेंस रिलेशन इज इटर्नल, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सबस्ट्रेट। ये जो है वो एकदम उसके अंदर है, इनहेरेंट जिसको नहीं कहते हैं, जैसे समाहित समझ लीजिए, है ना, आप उसको से अलग नहीं कर सकते। जैसे कह रहे हैं कलर ऑफ ए फ्लावर आप अलग नहीं कर सकते, मोशन इन वाटर, वाटर से आप गति अलग नहीं कर सकते, अर्थ से आप स्मेल अलग नहीं कर सकते, है ना। तो ये इनहेरेंस है। और नॉन एग्जिस्टेंस या अभाव, ये क्या है? नॉन एग्जिस्टेंस एज द सेवेंथ कैटेगरी ऑफ वैशेषिक सब्सटेंस इज नॉट मेंशन बाय कणाद, इट इज एडेड लेटर बाय हिज कमेंटेटर्स। ये बात हो चुकी है। द वैशेषिक अपहोल्ड्स दैट नॉन एग्जिस्टेंस लाइक एग्जिस्टेंस इज परसीवेबल, नॉन एग्जिस्टेंस इज द एब्सेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वो कह रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो नॉन एग्जिस्टेंस की स्थिति आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नो वन कैन डिनाई द एब्सेंस ऑफ द सन ऑन द डार्क क्लाउड ऑफ ए रेनी डे, हेंस इट इज नेसेसरी कैटेगरी इन वैशेषिक सिस्टम, है ना, कि मतलब कि बारिश जिस दिन हो रही है उस दिन सूरज नहीं भी दिख रहा है तो भी आपको पता है कि सूरज है, सन है, लेकिन बस ये दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ये 7 कैटेगरीज की बात आपका वैशेषिक दर्शन करता है। अब एपिस्टेमोलॉजी की बात कर लीजिए, ज्ञान मीमांसा के लिए वैशेषिक दर्शन क्या कह रहा है? तो द वैशेषिक फिलॉसफी एक्सेप्ट्स 2 क्राइटेरिया ऑफ वेल नॉलेज, परसेप्शन एंड इन्फरेंस। आपको पता होगा कि न्याय फिलॉसफी और भी क्राइटेरिया मानती है, लेकिन वैशेषिक दर्शन सिर्फ 2 मानता है, या तो आप परसीव करेंगे या इन्फरेंस निकालेंगे। For them, other 2 pramans, comparison and testimony, those are accepted by न्यायिकास, can be subsumed and reduced into perception and inference। ये कह रहे हैं कि और जो 2 हैं, कंपैरिजन और टेस्टिमनी, याद करिए न्याय दर्शन ने कहा था, वो आप इन्हीं में इंक्लूड कर लीजिए। तो अकॉर्डिंग टू द वैशेषिक, नॉलेज राइजेस ड्यू टू अवर सेंसेशंस एंड इंप्रेशंस टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो वैशेषिक दर्शन मानता है कि ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? हमारे सेंसेशन के द्वारा। हम जो किसी ऑब्जेक्ट, जो भी संसार की कोई भी वस्तु है, उसको कैसे सेंसेशन उसके लिए हम फील करते हैं, कैसा इंप्रेशन हमारा है, उसी से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो सेंसेशंस एंड इंप्रेशंस कैन नॉट देमसेल्व्स रिजल्ट इन नॉलेज अनलेस द माइंड इज इन एक्टिव पोजीशन। वो कह रहे हैं कि हम केवल सेंसेशन करने से या इंप्रेशन करने से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो रही है। ज्ञान की उत्पत्ति कब होगी? जब हमारा दिमाग, मन किसी एक्टिव पोजीशन में उसमें लगेगा। द माइंड possesses serious attention, माइंड अटेंशन लेता है, उस पर कॉग्नाइज करता है कि ये ऑब्जेक्ट क्या है,
तब ज्ञान की उत्पत्ति होती है. Further, they stated that in order to cognize and identify objects, one needs to transform pure sensations and impressions into percepts by categorizing the former by means of concepts. ये सारी बातें इन्होंने कही कि कैसे ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है. ज्ञान की उत्पत्ति वो कह रहे हैं वैलिड नॉलेज आप दो ही तरीके से कर सकते हैं, या तो परसेप्शन या इन्फरेंस. ये किसकी सहायता से होगा, सेंसेशन या इम्प्रेशन. वो ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा, जब सेंसेशन और इम्प्रेशन के संग आपका माइंड भी इन्वॉल्व होगा, तब ज्ञान की उत्पत्ति होगी, ऐसा वैशेषिक दर्शन कह रहा है. ठीक है. अच्छा, वैशेषिक दर्शन ने एक और इंपॉर्टेंट बात की है, अष्टकार्यवाद. ये जो पिक्यूलियरिटी होती है वो जरूर आपको दर्शन के साथ पता होनी चाहिए. ये कह रहे हैं अष्टकार्यवाद क्या है, विच मीन्स दैट द इफेक्ट डज नॉट प्री एग्जिस्ट इन इट्स कॉज. वो कह रहे हैं कि जो प्रभाव है वो कारण में पहले से विद्यमान नहीं रहता है. The effect is not identical with the cause. जो प्रभाव है वो कारण के समान नहीं है. Effect is a new beginning. जो प्रभाव है वो एक नई शुरुआत है, वो एक फ्रेश क्रिएशन है. तो इस तरीके से कॉज एंड इफेक्ट की बात न्याय ने भी की है, सांख्य ने भी की है, सबका अलग अलग है. कोई कहता है कि कारण जो है प्रभाव जो है वो कारण में पहले से विद्यमान होता है. ये कह रहे हैं नहीं, प्रभाव जो है कारण में पहले से विद्यमान नहीं, वो न्यू बिगिनिंग है. तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा किसने क्या कहा है. ये कह रहे हैं कि हर पार्ट जो है आप उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, उसको और छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, और छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, तब तक जब तक आप उसका और छोटा टुकड़ा ना कर पाए. तो जो सबसे छोटा टुकड़ा है उसी को इन्होंने एटम कहा है. इसीलिए इनकी जो एपिस्टेमोलॉजी है उसको एटमिक अष्टकार्यवाद तो कहते ही हैं. एटम से रिलेटेड भी इसका एपिस्टेमोलॉजी में नाम है, परमाणुवाद या ऐसा कुछ नाम है इसका अष्टकार्यवाद के अलावा. तो ये तो इनकी एपिस्टेमोलॉजी हो गई. अब गॉड के लिए क्या करते हैं भाई, आस्तिक हैं, मानते तो हैं भगवान को, तो ईश्वर को कैसे मानेंगे. ये कह रहे हैं कि बिलीव्स इन गॉड एज ही इज द अथॉरिटी ऑफ द वेद. कह रहे हैं क्यों मान रहे हैं ईश्वर को, क्योंकि वही वेद के रचयिता है. इट ऑल्सो बिलीव्स इन द प्रिंसिपल लॉ ऑफ कर्म. कर्मा के प्रिंसिपल पे भी ये विश्वास रखते हैं. कर्म का सिद्धांत क्या होता है कि आप जैसा करेंगे आपको वैसा मिलेगा. तो वेद ये कह रहे हैं गॉड इज द सुप्रीम सोल, परफेक्ट है ईश्वर, सभी जगह विद्यमान है, सभी जगह वो शाश्वत है, वो स्वामी है, वो गाइडिंग प्रिंसिपल है. देखिए एटम से इनका सारा लेना देना है. तो ये कह रहे हैं कि एटम के मोशन का कंट्रोल गॉड के हाथ में है. ही इज गाइडेड बाय द लॉ ऑफ कर्म रिप्रेजेंटिंग द अनसीन पावर ऑफ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स. ये कह रहे हैं कि क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन जो यूनिवर्स का है वो गॉड के हाथ में है. इन दिस सेंस द वैशेषिक एटोमिज्म इज स्पिरिचुअल. इसीलिए इनका परमाणुवाद क्या है, आध्यात्मिक परमाणुवाद की बात करते हैं. दिस इज सो बिकॉज गॉड इज द क्रिएटर इम्पार्ट्स मोशन टू एटम्स व्हिच ओरिजिनली लैक मोशन. वो कह रहे हैं कि वो एटम जिसके पास मोशन नहीं है उसको ईश्वर चाहे तो वो गतिशील हो सकता है. द क्रिएशन डज नॉट स्टार्ट अंटिल गॉड सेट्स द एटम्स इन मोशन. वो कह रहे हैं कि क्रिएशन तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक ईश्वर उसमें गति प्रदान नहीं करेंगे. तो ईश्वर ही है जो संसार का एफिशिएंट कॉज है. ये वैशेषिक दर्शन कह रहे हैं. बंधन और मुक्ति पे क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि जो मनुष्य है वो बंधन में तो है. क्यों बंधन में है, क्योंकि अज्ञानता है उसके इर्द गिर्द. एंड दे कैन बी लिबरेटेड फ्रॉम बॉन्डेज बाय यूजिंग एंड अप्लाइंग देयर नॉलेज. और हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, जब हम अपने ज्ञान का अनुप्रयोग करेंगे. तो बंधन या बंधुत्व नहीं, जो बंधक है, जो हम जकड़े हुए हैं, जो जकड़न है हमारे इर्द गिर्द, वो अज्ञानता की वजह से. और हम मुक्ति या मोक्ष हमको कैसे मिल सकता है, ज्ञान की वजह से. तो ये सारी बातें इन्होंने की हैं. और ये कह रहे हैं कि प्रिंसिपल लॉ ऑफ कर्म जो है वो गॉड के द्वारा गाइडेड किया जाता है, और जो हम जैसा करते हैं अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा. ये जैसी बातें भारतीय संस्कृति में की जाती हैं. एज लॉन्ग एज द सोल परफॉर्म्स एक्शन द बॉन्डेज विल रिमेन. कह रहे हैं कि जब तक जो सोल है वो एक्शन करेगी तब तक हम बॉन्डेज में रहेंगे. वंस द सोल रियलाइजेज इट्स ट्रू नेचर. जब सोल को पता चल जाएगा कि उसकी वास्तविक प्रकृति क्या है, एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द माइंड एंड बॉडी, इट कैन नो लॉन्गर बी बाय डिजायर. यही बातें तो की जाती है ना, जो मोह माया और जो डिजायर की बात की जाती है कि उसी वजह से हम अज्ञानता में जब हम डिजायर का जो जाल हमारे इर्द गिर्द है उससे मुक्त हो जाएंगे तो हमको पैशन मिल जाएगा, हम लिबरेट हो जाएंगे. हेंस लिबरेशन विल बी अचीव्ड एंड दिस इज पॉसिबल ड्यू टू द नॉलेज ऑफ द सोल. तो जब सोल को ये ज्ञान हो जाएगा कि वो कितनी विशिष्ट है, मन और शरीर से अलग उसका काम है, तो जो हमको बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे, जकड़न से हम मुक्त हो जाएंगे, इच्छाओं से हम मुक्त हो जाएंगे और हम लिबरेट हो जाएंगे. ऐसा वैशेषिक दर्शन कह रहा है.
तो कुछ इसकी न्याय से समानता और विभिन्नता आपको पता होनी चाहिए। न्याय और वैशेषिक दर्शन में बहुत समानता है। जैसे दोनों क्या कह रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ ए सुप्रीम बीइंग कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड लॉजिकली, दोनों कह रहे हैं कि ईश्वर है और लॉजिकली उसका डिमॉन्स्ट्रेशन हो सकता है। दे बोथ थिंक दैट द वेदास रादर देन बीइंग ऑथरलेस वर रिटन बाय दैट हाईएस्ट एंटिटी, दोनों ही ये मानते हैं कि वेदों की रचना जो है ईश्वर ने की है। They both believe that natural elements are eternal and do not arise from प्रकृति और ब्रह्म, for example। वो दोनों ये मानते हैं कि जो प्राकृतिक तत्व हैं वो शाश्वत हैं और वो ब्रह्म से उत्पन्न नहीं हुए हैं। लेकिन दोनों में विशेष अंतर भी है। जैसे न्याय जो है वो 4 सोर्सेज नॉलेज के मानता है, परसेप्शन, कंपैरिजन, इन्फरेंस और टेस्टिमनी, जबकि वैशेषिक सिर्फ 2 मानते हैं, परसेप्शन और इन्फरेंस। वो ठीक है। और दूसरा जो मेन अंतर है, प्रपोज ए लिस्ट ऑफ 16 पदार्थ दैट इन देयर ओपिनियन कवर द इंटायरिटी ऑफ एक्चुअलिटी, ये मानते हैं न्याय, जबकि वैशेषिक मानते हैं कि केवल 7 हैं एंड आर अवेयर ऑफ ऑल रियल्स दैट फॉल अंडर देम। तो ये थोड़ा सा अंतर है न्याय में और वैशेषिक दर्शन में। वैसे बहुत सारी समानताएं भी हैं। तो ये विशिष्ट है, विशिष्ट चीजें। ऐसा नहीं कि एक बार आप सरसरी तौर पे वैशेषिक दर्शन पढ़ गए तो आपको सब याद हो गया, सब समझ में आ गया और आप सब लिख लेंगे। ये सब चीजें बार बार पढ़नी पड़ती हैं और 1, 20, 25, 18, 17, 15 मिनट के वीडियो में कितना मैं आपको बता सकती हूँ। पढ़िए, पढ़ने का कोई अंत नहीं है, समझिए। ये मैटर तो इसलिए आपसे शेयर करती हूँ कि आपने पढ़ लिया, याद कर लिया, तो एग्जामिनेशन में लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से या कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से कुछ मैटर जो मुझे लगता है कि आपके काम का है। अदरवाइज समझने के लिए तो बहुत 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 पढ़ने की जरूरत है ना। और ये तो वैसे भी फिलॉसफी है, आप सरसरी तौर पर पढ़कर नहीं समझ पाएंगे, डीप आपको जाना होगा, तब आप समझेंगे मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, कौन प्लूरलिज्म है, कोई डुअलिज्म है, कोई मोनिज्म है, क्या अंतर है, इन टर्मिनोलॉजी को क्यों यूज किया गया है ना। So thank you and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.